Hey everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are diving into one of the most thought-provoking novels of modern literature, which name is The Outsider by Albert Camus. Whether you are preparing for exams or just trying to understand this powerful text better, you are in the right place. We will be covering the most important questions from the novel, character sketches, major themes like absurdism and existentialism, key symbols, and more. So, guys, grab your pen, stay till the end, and let us crack this masterpiece together. Let's go. This novel name is The Outsider. The Outsider, written by Albert Camus. Other name of this novel is The Stranger. इस नोवेल को क्या बोला गया है? द स्ट्रेंजर टाइटल भी दिया गया है. द स्ट्रेंजर. ठीक है. Let's go. As we all know that theme of this novel is absurdist. One theme is absurdist and other theme is existentialism. क्या है? Existentialism. ये टू मेन थीम्स हैं इस नॉवेल को, जिनको हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में. ठीक है. लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, how does Bertolt embody the philosophy of absurdism in The Outsider? क्या क्वेश्चन है? हाउ डज मसोल्ट एम्बडी द फिलोसॉफी ऑफ एब्जर्डिज्म. जो फिलोसॉफी दी गई है एब्जर्डिज्म की द आउटसाइडर में, इसको कैसे एम्बडी किया गया है मसोल्ट को? तो लेट्स बिगिन द आंसर. मसोल्ट कौन है? वो तो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवेल का, जो एब्जर्डिज्म जिसको बोला गया है, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म की ट्राई में घूमता रहता है. Absurdism, Mursault, the protagonist of The Outsider, is the ultimate representation of Albert Camus' philosophy of absurdism. मरसोल्ट जो है ये प्रोटेगनिस्ट है हमारे नॉवेल का द आउटसाइडर का, इज द अल्टीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैमू. अल्बर्ट कैमू ने जो एक फिलोसॉफी दी है किसकी? एब्सर्डिज्म की. ये उसके ऊपर खरा उतरता है. कौन? ये उसका एक एग्जाम्पल है एल्बर्ट कैमू. किसका? एब्सर्डिज्म का. ठीक है. द बिलीफ दैट ह्यूमन लाइफ हैज नो इनहेरेंट मीनिंग. ये एब्सर्डिज्म का मतलब होता है कि ह्यूमन लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता. ठीक है. एंड दैट एनी अटेम्प्ट टू फाइंड ऑर्डर और लॉजिक इन द यूनिवर्स इज फ्यूटाइल. जो हम अपनी पूरी लाइफ ये अटेम्प्ट करते रहते हैं, लॉजिक ढूंढते रहते हैं, ये सब इस यूनिवर्स में फ्यूटाइल है, बिल्कुल व्यर्थ है. हम इस लाइफ में जब पैदा होते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ हमारे परिवार वाले, हमारी सोसाइटी वाले कुछ ना कुछ हमसे एक्सेप्ट करते हैं. हमें जीना पड़ता है इस सोसाइटी की नॉर्म्स के ऊपर रह करके. जो ये हमसे चाहेंगे हमें वैसे ही सोसाइटी में बिहेवियर करना पड़ेगा. लाइक जब नोवेल की स्टार्टिंग होती है उस टाइम क्या होता है, मरसोल्ट की जो मदर है वो उनकी डेथ हो जाती है. उनकी मदर की जब डेथ हो जाती है और जब वो आता है अपने काम से, अपनी जॉब से छुट्टी लेकर के मरसोल्ट आता है और वहाँ पर आकर के वो कोई आंसू भी नहीं बहाता, ना कोई दुख प्रकट करता अपनी माँ की मौत से. तो इस बात को लेकर के जो सोसाइटी के लोग हैं उनको बड़ा अजीब लगता है कि भाई ये कैसा बंदा है, अपनी मदर की डेथ पे कोई किसी तरह की सैडनेस, कोई आंसू नहीं बहा रहा, ये कैसा बंदा है. तो उसको इमोशनलेस बीस्ट कह करके बोला है कि भाई इसमें तो बिल्कुल ही इमोशन नहीं है, कोई आदमी नहीं है. इमोशनलेस बीस्ट उसको कह करके बोला है. तो सोसाइटी हमसे क्या चाहती है कि हमारा जब कोई नियर वन मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो उसके ऊपर हमें रोना चाहिए, है ना. क्या जरूरी है? डेथ तो मतलब क्या है भाई, डेथ तो आनी आनी है. हर किसी को, किसी का जन्म हुआ तो वो मरेगा भी. ये सच्चाई है जिंदगी की, है ना. इसको हम टाल नहीं सकते. अगर हमारे रोने से कौन सा वो वापिस आ जाएगा?
जो बंदा मर गया वो मर गया, रोने से क्या होता है। तो ये बात मरसोल्ट को तो पता है कि भाई रोने से क्या होगा। वो मतलब किसी तरह का इमोशन नहीं दिखाता, वो बस अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करता है, उसको इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये तो एक बात होगी। सेकंड, जब वो अपनी मदर की डेथ के नेक्स्ट डे ही अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के साथ घूमने जाता है, ठीक है, तब भी उसकी गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि पहले दिन ही इसकी मदर की डेथ हो गई है। तो वो भी कैसे एकदम से रिएक्ट करती है कि ये क्या भाई, कल ही तुम्हारी मदर की डेथ हुई है, तुमको देख के तो लगता ही नहीं। वो भी यही चाहती नहीं भाई इसकी माँ कल ही मरी है तो ये रोए मेरे सामने आके, मतलब कुछ ऐसा इमोशन दिखाई सैडनेस का है। फिर जब उसकी गर्लफ्रेंड उसको कहती है शादी के लिए कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, उस टाइम भी मर्सोल्ट उसको क्या कहता है कि कर लेंगे कोई बात नहीं, मुझे मेरे को कोई ऐसा इतना फर्क नहीं पड़ता। प्यार व्यार की फीलिंग उसके अंदर नहीं है, वो जस्ट अपनी फिजिकल नीड को पूरा कर रहा है। और उससे कह देता है कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे शादी कर लूंगा। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो उसके अंदर फीलिंग नहीं है, फीलिंग होती तो खुद कहता ना उसको शादी के लिए। और जब वो खुद आगे से उसको प्रपोज कर रही है तो तब भी वो यही बोल रहा है कि ठीक है तुम्हारी खुशी के लिए कर लूंगा। तो जहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है ऐसा। तो ये सोसाइटी हमसे क्या एक्सेप्ट करती है ना, वो थ्योरेटिकल बंदा है, प्रैक्टिकल बंदा है, सॉरी, वो प्रैक्टिकल बंदा है, हर चीज़ को प्रैक्टिकली लेके जाता है। उसको पता है कि डेथ सबको आनी है, इस पे क्या रोना है ना। डेथ तो ये तो परमानेंट सच है, अगर हमारा जन्म हुआ हम मरेंगे। तो इसीलिए वो मतलब इस तरह की कोई भी इमोशन, दुख वाले इमोशन किसी को नहीं दिखाता, वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को जीता है। मर्सोल्ट्स बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स दिस फिलोसॉफी। मर्सोल्ट का बिहेवियर है इस फिलोसॉफी को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है। कौन सी फिलोसॉफी? एब्सर्डिज्म की फिलोसॉफी को मर्सोल्ट के बिहेवियर से दिखाया गया है। किसके द्वारा? एल्बर्ट कैमू के द्वारा। ही रिफ्यूजेस प्रिटेंड दैट लाइफ हैज मीनिंग। वो रिफ्यूज कर देता है, बिल्कुल ये दिखावा करने के लिए नहीं करता कि इस लाइफ का कोई मीनिंग है, वो बिल्कुल मना कर देता है। वो किसी की एक्सेप्टेंस के ऊपर नहीं जीता, वो भगवान के अस्तित्व को भी मना कर देता है, भगवान में भी उसका कोई भरोसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हिज मदर डाइज, जैसे कि उसकी माँ की डेथ होती है, ही डज नॉट क्राई, वो बिल्कुल भी नहीं रोता, ना कोई शो करता ग्रीफ, ना किसी तरह का कोई दुख जताता। ही सिंपली स्टेट्स मम्मा डाइड टुडे। वो सिर्फ यही कहता है कि मम्मा आज डेथ हुई है, और मे बी यस्टरडे, आज हुई है कि पता नहीं कब कल हुई होगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मतलब किसी तरह का कोई बिल्कुल जरा सा भी दुख उस बंदे के अंदर नहीं देखने को मिलता। ही एग्रीज टू मैरी बट सेज, फिर नेक्स्ट उसका इमोशन हमें देखने को मिलता है जब वो मैरी को कहता है कि मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए मैरी, बट सेज ही डज नॉट लव हर। लेकिन ये भी कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्लेम करता है इट डिडेंट मैटर, प्यार व्यार मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे शादी कर लूंगा। यहाँ भी अपनी उसकी एक तो उसकी माँ के डेथ पर भी कोई इमोशन नहीं देखा हमने उसके अंदर। और ना जब वो मैरी उसके साथ इतने दिन रहती है, वो इतना एंजॉय करते हैं, उसके बाद भी वो एक ही बात कहता है कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती। तो ये एब्सर्डिज्म का ये दो एग्जाम्पल देख लिए हमने। ही लिव्स इन द मोमेंट, वो आज में रहता है, जो मोमेंट वो आज जी रहा है वो उसी में रहता है, ठीक है। ड्राइवन बाय फिजिकली सेंसेशन, वो लाइक स्विमिंग, स्मोकिंग एंड स्लीपिंग, उसको फिजिकल सेंसेशन ज़्यादा होती हैं। जैसे उसको स्विमिंग करना पसंद है, स्मोकिंग स्लीपिंग करना पसंद है। अगर मैरी के साथ वो रह रहा है तो उसको फिजिकल इंटीमेशन वाली चीज़ें हैं, फिजिकली वो ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय करता है। ही रिफ्यूजेस टू लाई टू फिट सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, वो बिल्कुल मना कर देता है, कहता है कि ये सोसाइटी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं इनके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं जीऊँगा, मैं अपने हिसाब से जीता हूँ, ठीक है। ये उसके कुछ अपने नॉर्म्स हैं। इवन ड्यूरिंग हिज ट्रायल, जब उसके ऊपर केस चलता है, केस क्यों चला था? क्योंकि उसने अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के भाइयों को मार दिया था, 2 अरब लोगों के ऊपर गोली चला दी थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोर्ट में ट्रायल चलता है। ड्यूरिंग हिज ट्रायल मर्सोल्ट इज जज्ड
जब मरसोल्ट को जज किया जा रहा था, नोट फॉर किलिंग द अरब। जब लोगों को वहाँ पर पता चला, कोर्ट में पता चला कि भाई इसने तो अपनी माँ की डेथ के ऊपर कोई किसी तरीके का इमोशन ही नहीं दिखाया, तो सारे लोग जो अरब लोगों को उसने मारा था, सारे क्या जो जज हैं जो वकील हैं, तो इस बात को छोड़ करके वो इस बात के पीछे लग जाते हैं कि ये अपनी माँ के फ्यूनरल पर, अपनी माँ की डेथ पर क्यों नहीं रोया। बट फॉर नॉट क्राइंग एट हिज मदर्स फ्यूनरल, वो अपनी माँ की डेथ पर क्यों नहीं रोया। मतलब वो जो अरब लोगों को मारा था वो चीज़ तो गई भाड़ में, सारे इस बात के ऊपर पीछे लग जाते हैं कि भाई ये तो अपनी माँ की डेथ पर भी नहीं रोया, ये कैसा बंदा है। उसको ये एहसास दिलवाने की कोशिश करते हैं कि भाई तेरे अंदर ये दुख है, अपनी माँ के लिए तो कम से कम तू रो, ऐसा तूने क्यों नहीं किया। भैया उसकी मर्जी है, भैया अपनी माँ की मौत पर रोए ना रोए, वो सारे जो लोग हैं उसके पीछे लग जाते हैं। सोसाइटी कैन नॉट एक्सेप्ट समवन हु रिफ्यूजेस टू प्ले बाय इट्स इमोशनल एंड मोरल रूल्स। सोसाइटी कैन नॉट एक्सेप्ट, हमारी सोसाइटी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती किसी ऐसे बंदे को जो मना कर दे टू प्ले बाय इट्स इमोशनल एंड मोरल रूल्स। सोसाइटी के अपने खुद के इमोशंस के ऊपर नहीं जीता, जो मोरल रूल्स को नहीं मानता, ऐसे बंदे को सोसाइटी है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती। उसके ऊपर जो कोर्ट में ट्रायल चला था, पहले तो जो लॉयर थे वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, जज भी उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका जो रिलीजन था वो क्या था, क्रिश्चियन था। वो फ्रेंच लोगों में एक क्रिश्चियन था, रिलीजन क्या था उसका, वो क्रिश्चियन था, इसीलिए उसकी धर्म की वजह से उसको एक बचने का क्या कर रहे थे, उसको बचाने की ट्राई कर रहे थे। तो देखा जाए तो ये भेदभाव भी वहाँ देखने को मिलता है कि कैसे वो क्रिश्चियन, उसका धर्म होने की वजह से उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि ये तो अपनी माँ की डेथ पर नहीं रोया, तो वो जो अरब लोगों को मारने का जो उसके ऊपर केस चला था, अब वो चेंज हो जाता है किसमें, कि वो अपनी माँ की डेथ पर क्यों नहीं रोता। इन द एंड, लास्ट में, व्हेन मरसोल्ट एक्सेप्ट, जब लास्ट में मरसोल्ट एक्सेप्ट कर लेता है द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, एब्सर्डिटी को, जिंदगी की एब्सर्डिटी को, एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, और मान लेता है कि डेथ का आना निश्चिंत है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। ही फील्स ए सेंस ऑफ पीस, फिर उसको इतना मतलब लाइफ में भागा दौड़ी करने के बाद जब वो अपनी डेथ को फेस करता है, उस टाइम पे उसको सबसे ज़्यादा पीस मिलती है, शांति मिलती है। ही सेज ही इज़ रेडी टू लिव इट ऑल अगेन, वो कहता है कि वो रेडी है जीने के लिए इसको दोबारा से, इस पल को, शोइंग दैट एक्सेप्टिंग एब्सर्डिटी लीड्स टू ए फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम। ये शो करता है कि वो एक्सेप्ट कर लेता है अपनी इस एब्सर्डिटी को, वो अपने इस बेतुकेपन को, जो लोगों उससे बेतुके एक्सेप्टेंस रख रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेता है। लीड्स टू ट्रू फ्रीडम, उसको लीड करती हैं एक, उसको तब जब अपनी मौत को वो फेस करता है तब उसको ट्रू फ्रीडम नज़र आती है, फिर ये फील करता है कि भी हाँ ये सब ठीक है मेरे लिए, इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी ट्रू फ्रीडम समझता है उसको, जब उसको फांसी की सज़ा, डेथ की सज़ा सुना दी जाती है। कंक्लूजन क्या है इसका, मेरसोल्ट्स रिजेक्शन ऑफ फॉल्स मीनिंग, मेरसोल्ट मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है बिल्कुल जो फॉल्स मीनिंग होते हैं। हिज इमोशनल ऑनेस्टी, जो उसको उसकी इमोशनल ऑनेस्टी है, मतलब वो बिल्कुल ऑनेस्टली जीता है। भाई जब जो लोग कहते हैं कि उसको अपनी मदर की डेथ पे तो क्यों नहीं रोया, भाई नहीं रोया तो नहीं रोया, वो ऑनेस्टली बता देता है कि मुझे ऐसा कोई रोने वाला इमोशन ही नहीं आया तो मैं कैसे रोऊंगा। The and acceptance of death reflects Camus' idea of the absurd man. He chooses to live without illusions, making him a pure example of absurdism. क्या होता है, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। ये जो उसका आइडिया है ये रिफ्लेक्ट करता है कैमू के आइडिया को। कैमू का क्या आइडिया था, एब्जर्ड मैन, एक ऐसा आदमी जो एब्जर्ड है, जो इस सोसाइटी के नॉर्म्स पर, इस सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस पर नहीं जीता, वो अपने तरीके से जीता है। ही चूजेस टू
लिव विदाउट इल्यूजन, वो चूज करता है कि मैं बिना किसी इल्यूजन के जीऊँगा, मैं किसी के चाहने से कुछ ऐसा नहीं करूँगा, धक्के से मैं किसी के कहने से ना रहूँगा, ना धक्के से किसी के कहने से किसी के लिए प्यार दिखाऊँगा, मैं अपने तरीके से जीने वाला बंदा हूँ। मेकिंग हिम ए प्योर एग्जाम्पल ऑफ एब्जर्डिज्म, ये जो एग्जाम्पल है किसका, प्योर एब्जर्डिज्म का, कौन है एग्जाम्पल उसका, मर्सोल्ट। मर्सोल्ट एक ऐसा आदमी है जो कहता है कि सोसाइटी के कहने से मैं धक्के से कैसे रहूंगा। सोसाइटी क्या चाहती है, अगर हमारा कोई यारा प्यारा मर जाए तो हम वहां पर दहाड़े मार मार के रोए, हाय मर गया, हाय मर गया, है ना। लेकिन मेरसोल्ट ऐसा कुछ नहीं करता। जब उसकी गर्लफ्रेंड उसको शादी के लिए बोलती है तब भी वो कह देता है कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, प्यार व्यार वाली कोई फीलिंग नहीं है, बस वो जस्ट अपनी फिजिकल जो नीड्स हैं, जो फिजिकली उसको जो चीज़ें पसंद आती है वो उसमें जीता है, वो आज में जीता है, वो किसी के एक्सपेक्टेशंस पर नहीं जीता। तो ये प्योर एग्जाम्पल है किसका, एब्जर्डिस्ट नोवेल का। एब्जर्डिस्ट नोवेल का वो प्रोटेगनिस्ट है कौन, मर्सोल्ट। ये हो गया क्वेश्चन 1 कंप्लीट। देन चलते हैं हम क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या है, वट रोल डज डेथ प्ले इन द आउटसाइडर। आउटसाइडर में जो डेथ है वो कैसा रोल प्ले करती है आउटसाइडर में। डेथ तो यहाँ पे मेन है, नोवेल की स्टार्टिंग भी डेथ से होती है और एंडिंग भी डेथ से होती है। डेथ इज द सेंट्रल थीम, इस नोवेल का जो डेथ है वो सेंट्रल थीम है ऑफ द आउटसाइडर का। शेपिंग द नोवेल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, जो शुरू से लेके लास्ट तक इस नोवेल को शेप करती है कौन, डेथ। द स्टोरी ओपन्स विद द डेथ, जब इस स्टोरी की ओपनिंग होती है तब भी इसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है, डेथ से। डेथ किसकी हुई थी, मर्सोल्ट्स की मदर की। एंड एंड्स विद मर्सोल्ट्स फेसिंग हिज ओन एग्जीक्यूशन, और एंडिंग भी इसकी मौत से ही होती है। वो किसकी मौत आ रही थी सामने से, मर्सोल्ट की खुद की मौत थी, जो उसे एग्जीक्यूशन मिला था, सजाई मौत मिली थी। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों मौत से होती है इसकी। मर्सोल्ट सीज डेथ एज नेचुरल एंड अनअवॉइडेबल। मर्सोल्ट ये देखता है कि जो ये जिंदगी की जो मेन सच्चाई है वो क्या है, डेथ है, ये नेचुरल है, अनअवॉइडेबल है। वो खुद मर्सोल्ट कहता है अगर भगवान को मान लूँ, मैं भगवान में भरोसा कर लूँ तो क्या मैं मौत से बच सकता हूँ। भगवान को मानो ना मानो, भगवान तो को मानने वालों को भी मौत आएगी, जो भगवान में भरोसा नहीं करता उनको भी मौत आएगी। ये तो अनअवॉइडेबल है, नोट समथिंग टू फियर, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई मौत का हंसते हंसते सामना करो, ये जरूर, ये हटेगी थोड़ी, जाएगी थोड़ी, ये तो हर किसी को लेके जाती है। हिज इनडिफरेंट रिएक्शन टू हिज मदर्स डेथ शॉक्स अदर्स, मतलब जब उसकी माँ की जो डेथ हो जाती है उसका ये जो बेतुका सा जो रिएक्शन है वो सबको शॉक कर देता है कि भाई कैसा बंदा है, अपनी माँ की मौत पे तो सब हर किसी को दुख होता है, लेकिन ये क्यों नहीं रो रहा, ये क्यों नहीं किसी तरह का दुख दिखा रहा। तो ये चीज़ सबको शॉक कर देती है। बट इट शोज हिज अंडरस्टैंडिंग दैट डेथ इज सिंपली अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन ये जो उसका रवैया है ये हमें दिखाता है, हमें उसको समझ आ गया था कि डेथ जो है वो सिंपल पार्ट है जिंदगी का। हम इसको देख के जब हमारे किसी रिलेटिव की मौत हो जाती है तो हम क्यों रोए भाई, ये तो रियलिटी है लाइफ की। भैया अब हमारा जन्म हुआ तो मरना भी हमारा तय है, तो हम क्यों रोए, ये उसका ये बिहेवियर दिखाता है। ही सेज, वो कहता है, वी आर ऑल गोइंग टू डाई, हम सब मरने वाले हैं। आज मेरी माँ मरी है, कल मैं मरूंगा, कल परसों तुम भी मरोगे, सबको मरना है। इसको क्यों, इसको लेके रोना धोना क्यों है। एंड नेवर ट्राइज टू कंफर्ट हिमसेल्फ, वो कभी भी कोशिश नहीं करता अपने आप को कंफर्ट करने की। एंड नेवर ट्राइज टू कंफर्ट हिमसेल्फ, ना ही वो कभी कोशिश करता खुद को कंफर्ट करने की विद इल्यूजन्स लाइक रिलीजन, वो किसी भी धार्मिक इल्यूजन्स में भरोसा नहीं करता, ना किसी भगवान को मानता और ना दुख दर्दों को वो कुछ मानता। भाई हमारी लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। वो कहता है कि हमारी लाइफ में जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में सुख ही सुख आ जाए, हैप्पी हैप्पी रहें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारा मरना भी तय है।
तो वो ये जो इल्यूजन्स हैं इस दुनिया के, वो इसमें फंस के नहीं रहता, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को जीता है। थ्रू आउट द नोवेल, पूरे नोवेल में क्या है, हिज मदर्स डेथ डेथ स्टार्ट्स द स्टोरी। स्टोरी की जो शुरुआत होती है वो मरसोल्ट की मदर की डेथ से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट, द अरब्स डेथ इज द मेन इवेंट दैट ड्राइव्स द प्लॉट। फिर नोवेल के बीच में वो 2 अरब पे गोली चला देता है, ये इवेंट इसका प्लॉट तैयार करता है। ठीक है, फिर एक शुरू हो गया, शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी मदर की डेथ से, और इसके बीच में क्या है, वो अरब पे गोली चला देता है जिसकी वजह से उसके ऊपर ट्रायल चलता है कोर्ट में। देन मरसोल्ट्स ओन डेथ सेंटेंस बिकम्स द क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स बन के आता है जब मरसोल्ट को खुद को उसके बिहेवियर की वजह से उसको मौत की सजा कब मिली, उन अरब पे गोली चलाने के लिए नहीं मिली, उसको मिली उस इमोशनलेस होने की वजह से। वो भगवान में भरोसा नहीं कर रहा था वहां पे। जब वो जेल में था उसके पास पादरी भी आए थे उसको ये बताने के लिए कि अभी भी टाइम है, अगर तुम भगवान में भरोसा करने लग जाओगे ना तो क्या हो जाएगा, अ, तो सही हो जाएगा, तुम्हें ये जो जेल की सजा है, ये जो मौत की सजा है, ये नहीं सुनाई जाएगी। फिर मरसोल्ट उसको एक ही बात बोलते हैं, क्या मैं भगवान में भरोसा करने लग जाऊंगा तो क्या अमर हो जाऊंगा, क्या मैं कभी मरूंगा नहीं, भगवान को मानो ना मानो, मरना तो सबको है, तो फिर क्यों मैं बिना बात के ये ढकोसले करूं, है ना। एक ही ये हो गया इसका। नेक्स्ट इज इन द फाइनल चैप्टर, जब फाइनल चैप्टर में आते हैं, मरसोल्ट रिफ्लेक्ट्स डीपली ऑन डेथ एंड कम्स टू एक्सेप्ट इट फुली। मरसोल्ट रिफ्लेक्ट करता है डीपली डेथ के ऊपर, एंड कम्स टू एक्सेप्ट इट फुली, जब उसको सजाए मौत सुनाई जाती है, बिल्कुल पूरे दिल से वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो कहता है कि आज नहीं तो कल मौत तो आनी ही है। ही रिजेक्ट्स रिलीजियन, वो रिजेक्ट कर देता है जो पादरी जेल में उसके पास आए थे ये कहने के लिए कि अभी भी टाइम है, तुम भगवान में भरोसा करने लग जाओ, वो इस बात को भी रिजेक्ट कर देते हैं। रिफ्यूजेस टू रिपेंट, और ये भी रिफ्यूज कर देता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। एंड एम्ब्रेस द जेंटल इंडिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड, और इस दुनिया की जो इंडिफरेंसनेस है, ये जो इसको जेंटली क्या कर देता है, इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। बाय एक्सेप्टिंग डेथ, क्या करके इन चीज़ों को वो एक्सेप्ट सिर्फ कैसे कर देता है, अपनी खुद की डेथ को एक्सेप्ट करके। ही ऑल्सो एक्सेप्ट्स द मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, वो ये बात भी एक्सेप्ट करता है कि ये जो ज़िंदगी है हमारी, ये बेतुकी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। हम पूरी लाइफ पैदा होने के बाद अपने खुद के अस्तित्व को बनाने में लग जाते हैं जो बिल्कुल बेतुकी होती है ना। हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से नहीं जीते, हम अपनी ज़िंदगी को दिखावा करते हैं, अपनी ज़िंदगी में दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के, कई बार दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि लाइफ मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। एंड पैराडॉक्सिकली फाइंड्स पीस, और पैराडॉक्सिकली क्या करता है वो, उसको पीस मिलती है व्हेन कोर्ट क्या कर देता है, उसको डेथ की सजा सुना देता है। कंक्लूजन क्या है, डेथ फॉर कैमू, डेथ फॉर कैमू इज नो ट्रेजिक, जो डेथ है वो कैमू के लिए कोई ट्रेजिक नहीं है। इट इज़ फैक्ट ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का सत्य है, हर किसी को डेथ आनी है। मरसोल्ट्स जर्नी इज अबाउट कमिंग टू टर्म विद दैट फैक्ट, मरसोल्ट की जो जर्नी है वो भी इसी टर्म पर, इसी फैक्ट पर आधारित है। डेथ गिव्स लाइफ इट्स ओनली दैट फैक्ट, ओनली, एक मिनट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दैट फैक्ट डेथ गिव्स लाइफ इट्स ओनली सर्टेनिटी एंड एक्सेप्टिंग इट अलाउज मरसोल टू फाइंड क्लैरिटी एंड फ्रीडम। लास्ट में मरसोल्ट को जब इन सारी सच्चाइयों का सामना करते हुए वो अपनी डेथ को फेस करता है और कह देता है कि मुझे ना तो कोई रिपेंट है इन अरब लोगों को मारने का, ना मैं भगवान में भरोसा करूँगा, इन सारी चीज़ों को सुनते हुए जब जज उनको सज़ा सुना देते हैं, किसकी, मौत की, डेथ की सज़ा सुना देते हैं, तब उसको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होता है कि अब तो स्वतंत्र है। वो पीसफुली अपनी डेथ का सामना करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये था डेथ का जो थीम था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वाई इज मर्सोल्ट कंसिडर्ड एन आउटसाइडर इन सोसाइटी? जो मर्सोल्ट है उसको सोसाइटी के द्वारा आउटसाइडर क्यों बोला गया है? क्यों बोला है उसको आउटसाइडर? आउटसाइडर कैसे हो गया? वो भी तो इसी दुनिया का है, लेकिन उसको आउटसाइडर बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि वो जो है मर्सोल्ट जो है इस सोसाइटी के नॉर्म्स पर, इस सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं जीता। वो कोई इमोशन नहीं दिखाता। जैसे सोसाइटी में जीने वाले जो लोग होते हैं, वो किसी की मौत हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, रोए ना तो कम से कम भूंडाऊ कर लेते हैं ना। गंदा सा मुंह बना के बैठ जाते हैं, तो वो सैडनेस कहीं ना कहीं दिखाते हैं। लेकिन मर्सोल्ट ने क्या किया? ना तो कोई सैडनेस दिखाई, ना वो रोया। तो इसी वजह से उसको आउटसाइडर बोला गया है कि कैसा बंदा है ये, किसी तरह की कोई इमोशन ही नहीं है इसके अंदर। मर्सोल्ट इज कॉल्ड एन आउटसाइडर। मर्सोल्ट को आउटसाइडर बोला गया है बिकॉज ही डज नॉट कन्फर्म टू सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं जीता, उनको नहीं मानता, उनके बिहेवियर को नहीं मानता। इमोशन और मोरालिटी ये किसी के ऊपर वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता, मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं जीता। His honesty and indifference set him apart from the world around. उसकी जो ऑनेस्टी है, वो ईमानदार अपने इमोशन को लेकर। अगर वो दिखावा करे तो लोगों को बोल देता, मतलब अपनी माँ की डेथ पर वो गंदा सा मुंह बना के धक्के से आंखों से आंसू निकाल के वो लोगों को दिखा सकता था कि भी मैं दुखी हूँ, लेकिन अंदर अंदर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दिखावा करता तो, है ना। तो अपने वो गर्लफ्रेंड को भी बोल सकता था झूठ में ही बोल सकता था कि हाँ तू प्यार करती तो मैं भी तेरे से प्यार करता हूँ। लेकिन वो ऑनेस्टली अपने फीलिंग्स को लोगों को बताता है, और ये बात लोगों को हजम नहीं होती, इसीलिए उसको आउटसाइडर बोला गया है। ऑनेस्टली वो अपनी फीलिंग्स को लोगों को बताता है, इसी वजह से उसको अलग सा आउटसाइडर उसको बोला गया है, किसको? मर्सोल्ट को। एग्जाम्पल्स जैसे कि ही डज नॉट क्राई, उसको क्यों बोला गया है आउटसाइडर? ही डज नॉट क्राई, वो नहीं रोता अपनी मदर के फ्यूनरल को, जिसकी वजह से सारे पीपल क्या हो जाते हैं? शॉक हो जाते हैं। देन ही टेल्स मैरी ही डज नॉट लव हर, फिर वो मैरी को भी कह देता है कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। इवन दाउ ही एग्रीज टू मैरी हर, लेकिन फिर भी वो उसकी खुशी के लिए उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये बात तो बोल देता है कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, मैं प्यार व्यार में मेरा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन शादी के लिए तो हाँ कर देता है। ही रिफ्यूजेस टू बिलीव इन गॉड, दूसरा क्या करता है? वो मना कर देता है भगवान में भरोसा दिखाने के लिए। प्रिटेंड टू फील रिग्रेट फॉर किलिंग द अरब, और कहता है मैं किसी तरह का कोई दिखावा नहीं करूँगा कि मुझे कोई रिग्रेट है उन किलिंग क्या करने के लिए, उन अरब को किल करने के लिए। मैं कोई दिखावा नहीं करूँगा। तो इस चीज़ के लिए भी वो मना मना कर देता है। ना उसे कोई रिग्रेट, ना अपनी गर्लफ्रेंड से उसको प्यार, ना वो कोई सैडनेस दिखाता अपनी मदर की डेथ पे। तो ये तीन उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उसको आउटसाइडर बोला गया है। मर्सोल्ट डज नॉट लाई टू फिट इन, मर्सोल्ट लोगों के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए झूठ नहीं बोलता। वो जैसा अंदर से है वैसा ही बक देता है, बोल देता है कि भी नहीं मुझे ऐसा कोई फील नहीं हो रहा। एंड दिस मेक्स अदर्स अनकंफर्टेबल, और यही बात थी जो लोगों को क्या कर रही थी? अनकंफर्टेबल कर रही थी कि भाई क्यों? भाई उसकी मर्जी है, वो दुखी मनाए ना मनाए, भाई तुम्हें क्या लेना। लोग तो बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाते हैं। ड्यूरिंग द ट्रायल, जब उसके ऊपर ट्रायल चल रहा था, द कोर्ट इज मोर डिस्टर्ब, कोर्ट जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों हो जाता है? बाय हिज पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी को लेके जो लोग हैं कोर्ट के, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। देन हिज क्राइम, उसके क्राइम से भी ज़्यादा उनको कौन सी चीज़ असहज कर देती हैं कि भाई वो दुख क्यों नहीं मनाता, अपनी माँ की डेथ पर रोया क्यों नहीं, भगवान में क्यों नहीं भरोसा करता। ये चीज़ें उनको बिल्कुल क्या कर देती हैं? डिस्टर्ब कर देती हैं। हिम नॉट ओनली फॉर मर्डर बट फॉर बीइंग डिफरेंट और नॉट शोइंग प्रॉपर इमोशन, ना तो जो लोग उसने 2 अरब पे वो शूट किया था, ना उस चीज़ का उसे कोई पछतावा, और ना कोई वो प्रॉपर इमोशन दिखाता अपनी माँ की डेथ पर। ये चीज़ जब लोग सुनते हैं ट्रायल के दौरान, वो सारे क्या करते हैं? इस चीज़
को सुन के बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, भाई कैसा पर्सन है ये, हमने तो ऐसा पर्सन कभी नहीं देखा। लेकिन क्या करे भाई, उसको नहीं फील हो रहा तो नहीं हो रहा, उसमें वो भी क्या कर सकता है। वो लोगों के सामने दिखावा करने के लिए झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन ट्रूली बिल्कुल ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स को लोगों को बता देता है कि मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, तो मैं धक्के से कैसे कर सकता हूँ भाई। नेक्स्ट, Camus uses Mersault to show how society punishes those who challenges its norms. कैमो यूज करता है मर्सोल्ट को अपने ये करेक्टर मर्सोल्ट के माध्यम से उसके उससे वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि कैसे जो ये सोसाइटी है पुनिश कर देती है ऐसे लोगों को जो चैलेंज करते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स को, जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं जीते, उन लोगों को कैसे ये सोसाइटी पुनिश करती है। वो किसके माध्यम से ये चीज़ दिखाई उसने, मर्सोल्ट के माध्यम से। मर्सोल्ट इज एन आउटसाइडर, मर्सोल्ट को क्या बोला गया है, आउटसाइडर बोला गया है। नॉट बिकॉज ही इज एविल, इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो एक एविल है, बट बिकॉज ही इज ऑनेस्ट इन ए हाइपोक्रिटिकल वर्ल्ड, उसकी एविलनेस की वजह से उसको आउटसाइडर नहीं बोला गया, उसको आउटसाइडर बोला गया किस वजह से, क्योंकि वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। इस हाइपोक्रिटिकल वर्ल्ड में वो अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली बता देता है ना, इसी वजह से उसको ये सज़ा मिली थी, ना कि उसके एविल होने की वजह से उसको ये सज़ा मिली थी। कंक्लूजन क्या है, Mersault's role as an Mersault's role as an consider reveals society's discomfort with truth, emotional honesty. Mersault का जो रोल है एक आउटसाइडर के रूप में, वो रिवील करता है सोसाइटीज़ के डिस्कम्फर्ट को, कैसे सोसाइटी के लोग उसको लेके बिल्कुल डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, उसके सच्चाई को लेके, उसके ट्रूथनेस को लेके, उसके इमोशनल ऑनेस्टी को लेके सारे जो सोसाइटी के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भाई ये किस तरह का बंदा है। हिज रिफ्यूजल टू प्रिटेंड, वो प्रिटेंड करने से भी मना कर देता है, वो ये कंफर्म करता है। लाई मेक्स हिम अ स्ट्रेंजर, वो ये कहता है कि झूठ बोलूँगा तो मैं एक स्ट्रेंजर हो जाऊँगा, नॉट ओनली टू अदर्स बट मर्सोल्ट कहते हैं कि मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ ना। मुझे अपनी मदर की डेथ पे कोई किसी तरह की सैडनेस हुई, कोई किसी तरीके का शोरो हुआ। डेथ तो भाई इनएविटेबल है, ये आएगी, हमने जन्म लिया है तो हम मरेंगे भी, तो इसके लिए क्यों रोना भैया। आज मेरी मम्मा मरी है, पर कल मैं मर जाऊं, परसों तुम, सबको मरना है, इस पे रोना धोना क्या है। और ऑनेस्टली ये भी वो कोर्ट में बता देता है कि क्या बता देता है, हाँ, जो अरब 2 अरब पे उसने जो शूट किया था, तो उस चीज़ के लिए उसे कोई किसी तरीके का कोई दुख नहीं है, भाई मैंने मार दिया तो मार दिया, मुझे गर्मी लग रही थी, हीटनेस इतनी थी, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनके ऊपर गोली चला दी। तो ये जो बिहेवियर है, ये उसका ये बिहेवियर को देख के सोसाइटी के लोग उसको लेकर के बिल्कुल डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। Mersault does not lie to fit in, and this makes other, ये तो इसी का पार्ट हो गया ये, ठीक है। Proper showing image, let me take pen. They punish him not only for murder but for being different. वो उसको पनिशमेंट देते हैं ना सिर्फ मर्डर के लिए जो उसने मर्डर किया था, बल्कि बीइंग डिफरेंट, जो वो सोसाइटी के लोगों से अलग था, उसमें कोई इमोशन नहीं थे, इस वजह से भी उसको पनिशमेंट मिलती है। फॉर नॉट शोइंग प्रॉपर इमोशन, उसको जो प्रॉपर इमोशन, दुख के ऊपर दुख मनाना चाहिए, खुशी के ऊपर खुशी मनानी चाहिए, ये फीलिंग्स ना दिखाने की वजह से ही उसको क्या मिली थी, सजा मिली थी। Camus uses Mersault to show how society punishes those who challenges its norm. Camus कहता है कि कैसे जो सोसाइटी के लोग हैं वो पुनिश कर देते हैं ऐसे लोगों को जो सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं। Mersault is an outsider not because he is evil but because he is honest and hypocritical world। दोबारा आगे ये दोबारा PDF में डल गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। फिर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टर स्केच ऑफ मर्सोल्ट। मर्सोल्ट इज द सेंट्रल कैरेक्टर, मर्सोल्ट जो है इस नॉवेल का सेंट्रल कैरेक्टर है, एंड नरेटर ऑफ द आउटसाइडर बाय
एल्बर्ट कैमू। ये जो नोवेल है ना, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। ये सारी स्टोरी कौन नरेट करता है? एल्बर्ट कैमू। नरेटर ऑफ द आउटसाइडर एल्बर्ट कैमू है। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है ये नोवेल। थ्रू मर्सोल्ट के द्वारा जो कैमू है वो एक्सप्लोर करता है फिलोसॉफी को। कौन सी फिलोसॉफी को? एब्सर्डिज्म को। द बिलीफ दैट लाइफ हैज नो इनहेरेंट मीनिंग। उसका मानना है कि इस जो लाइफ है इसका कोई अपना इनहेरेंट मीनिंग नहीं है। एंड दैट ह्यूमंस मस्ट लिव विदाउट इल्यूजन। और वो कहता है कि ह्यूमन जो है उनको जीना चाहिए बिना किसी इल्यूजन के, किसी भ्रम में हमें नहीं जीना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। मर्सोल्ट इज इमोशनली डिटैच्ड। इस नॉवेल का जो करेक्टर है मर्सोल्ट, वो इमोशनली हर किसी चीज़ से बिल्कुल डिटैच है, किसी से भी वो जुड़ा नहीं हुआ। वो अपनी खुद की माँ से ही नहीं जुड़ा हुआ, वो किससे जुड़ेगा? ब्रूटली ऑनेस्ट, उसको ब्रूटली ऑनेस्ट बोला गया है। एंड ऑफन मिसअंडरस्टूड बाय सोसाइटी, और हमेशा सोसाइटी के द्वारा उसको गलत समझा गया है। वो ऑनेस्टली अपनी फीलिंग बताता है, जो उसको फील होता है, किसी तरह का कोई दिखावा नहीं करता, लेकिन फिर भी सोसाइटी है उसको हमेशा गलत ही समझती है, उसकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करता। फर्स्ट पॉइंट इज इमोशनली डिटैच्ड एंड इनडिफरेंट। जो हमारे मर्सोल्ट हैं वो इमोशनली डिटैच्ड हैं, किसी चीज़ से नहीं जुड़े हुए, बिल्कुल इनडिफरेंट हैं वो। मर्सोल्ट इज़ नोन फॉर हिज लेक ऑफ इमोशन। मर्सोल्ट को जाना जाता है क्योंकि उसमें इमोशन की कमी है। स्पेशली इन सिचुएशंस वेयर सोसाइटी एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जहाँ भी सोसाइटी उसको चाहती है कि उसके अंदर किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होनी चाहिए, वहीं पर वो फेल हो जाता है इन चीज़ों में। किसी तरह की कोई फीलिंग्स उसके अंदर देखने को ही नहीं मिलती। व्हेन हिज मदर डाइज, जब उसकी माँ की डेथ होती है, ही डज नॉट क्राई और शो ग्रीफ। ना वो किस रोता है अपनी माँ की डेथ पे, ना किसी तरह का वो कोई दुख जताता है। ही सिंपली सेज, वो कहता है सिंपली, मम्मा डाइड, कि मेरी माँ है वो मर गई है। मम्मा डाइड टुडे, मम्मा आज मम्मा की डेथ हो गई है। टुडे और मे बी यस्टरडे, पता नहीं आज या कल मम्मा की डेथ हो गई है। आई डोंट नो एग्जैक्ट, मुझे नहीं पता। दिस इमोशनल डिटैचमेंट, ये जो इमोशनल डिटैचमेंट उसके अंदर देखने को मिलती है, ये शॉक कर देती है पीपल्स को, जो उसके आसपास रहते हैं उन लोगों को। जब ये बात वो बोलता है तो सारे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल उनको शौक सा लगता है भी ये क्या बोल रहा है, इसको ये भी नहीं पता। बट फॉर मर्सोल्ट, लेकिन मर्सोल्ट के लिए इट रिफ्लेक्ट द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लाइफ। मर्सोल्ट बोलता है कि तो नेचुरल है भाई, हमारी ज़िंदगी में हर किसी की डेथ होनी है, इसके ऊपर क्या मतलब इतना बड़ा चढ़ा के आप बोल रहे हो कि दुख मनाओ, ये मनाओ, वो मनाओ। वो कहते कि ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, डेथ सबको आनी है। इवन ही इन हिज रोमांटिक रिलेशनशिप, ये तो था उसकी माँ के साथ उसका रिलेशन। देन क्या होता है, वो अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप में भी क्या करता है, जो मैरी उसकी गर्लफ्रेंड थी, ही एक्सप्रेसेस नो पैसन, वो उसके लिए भी कोई ऐसा पैसन नहीं दिखाता, और रोमांटिक फीलिंग्स भी उसके अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है। व्हेन सी आस्क, जब वो उसे पूछती है इफ़ ही लव्स हर, क्या वो उसे प्यार करता है, देन वो रिप्लाई करता है इट डिडंट मैटर, प्यार व्यार मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। दिस शोज दैट ही लिव्स मोमेंट टू मोमेंट। ये चीज़ हमें दिखाती है कि कैसे वो जिस मोमेंट में रह रहा है उसी में जीता है, उसको मतलब ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। गाइडेड मोर बाय फिजिकली एक्सपीरियंस, इससे हमें दिखाई देता है, हम फील करते हैं ये चीज़ कि वो ज़्यादा फिजिकली एक्सपीरियंस ज़्यादा करता है देन इमोशनल कनेक्शन। इमोशनली वो किसी के साथ नहीं जुड़ता, वो कैसे जुड़ता है, लोगों से फिजिकली जुड़ता है, फिजिकली कनेक्ट होता है। सेकंड पॉइंट इज ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक। वो अपने आप को लेके बिल्कुल, अपनी फीलिंग्स को लेके बिल्कुल ऑनेस्ट है और ऑथेंटिक है, वो किसी तरह की कोई झूठ नहीं बोलता। वन ऑफ मर्सोल्ट्स मोस्ट डिफाइनिंग ट्रेड्स, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिफाइनिंग जो ट्रेट उसके अंदर देखने को मिलता है वो क्या है, उसकी ऑनेस्टी। ही नेवर लाइज टू फिट इन टू सोसाइटी, सोसाइटी में अपने आप को फिट करने के लिए वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। Even when he knows that expressing emotions or religious belief might save him in court, he refuses to he refuses to
pretend. जब उस वन ऑफ मर्सल्स डिफाइनिंग ट्रेट ऑनेस्टी ही नेवर टेल्स, अच्छा, इवन व्हेन ही नोज द, उसको जब वो कोर्ट में ये पता चलती है, ये बात पता चलती है, अगर वो भगवान में भरोसा कर लेगा, अगर ये बात एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं भगवान को मानता हूँ, तो कोर्ट उसको सजा नहीं देगी, उसको सेव कर लेगी, उसको बचा लेंगे। देन फिर भी वो मना कर देता है, वो दिखावा करने के लिए। वो कहता है कि मेरा भगवान में भरोसा नहीं है तो नहीं है, मैं किसी को दिखाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं भगवान को मानता हूँ। बेशक मुझे कल के मारते तुम आज काट दो, लेकिन मैं भगवान में भरोसा नहीं करता तो नहीं करता। हिज रिफ्यूजल टू लाई मेक्स हिम एन आउटसाइडर। ये जो वो रिफ्यूज करता है, इस बात को झूठ बोलने से वो मना कर देता है, यही चीज है जो उसको क्या कहती हैं, आउटसाइडर बोलती है। इन अ वर्ल्ड बिल्ट ऑन सोसाइटी कन्वेंशंस एंड हाइपोक्रेसी, इस सोसाइटी की हाइपोक्रेसी और कन्वेंशन को लेकर के उसको ये जो दुनिया है क्या कह के बोलती हैं, आउटसाइडर कह के बोलती हैं। For example, he refuses to say his regrets killing the Arab or the suddenly believes in God. For example के लिए he refuses, वो रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है कहने के लिए कि उसे किसी तरह का कोई रिग्रेट है, कोई पछतावा है उन अरब को मारने का। सडनली बिलीव्स इन गॉड, और वो भगवान में भरोसा करने के लिए भी मना कर देता है। वो कहता है कि मैं किसी तरह का कोई प्रिटेंड नहीं करूँगा, मुझे ना कोई पछतावा है, ना मैं किसी भगवान में भरोसा करता हूँ। दिस ऑनेस्टी, ये जो उसकी ईमानदारी से भरे हुए वर्ड्स थे, जो ये रिप्लाई वो करता है, दाउ एडमायरेबल, वैसे तो ये प्रशंसा के योग्य है। देखा जाए तो मतलब कितना उसके सामने मौत खड़ी है, लेकिन उस मौत को देख के भी वो नहीं डरता। अगर मेरे सामने मौत खड़ी हो, कोई मेरे को कह दे कि हाँ, कह दे इस चीज़ के लिए, तो भाई हम जैसे तो कह देंगे तभी हाँ 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 मैं इस चीज़ में भरोसा करती हूँ अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन मर्सोल्ट क्या करता है कि ना, बेशक मार दो काट दो, मैं भरोसा नहीं करता तो नहीं करता। अल्टीमेटली लीड्स टू हिज कंडमनेशन, यही जो उसका बिहेवियर है, इसी की वजह से जो सोसाइटी के जो लोग हैं, कोर्ट ट्रायल में मौजूद जो लोग हैं, उसके को क्या करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसके इस बिहेवियर को। नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ एब्सर्डिज्म। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एब्सर्डिज्म का सिंबल देखने को मिलता है। कैमू यूजेज मर्सोल्ट, कैमू यूज करता है मर्सोल्ट को एज ए व्हीकल टू एक्सप्रेस हिज फिलोसॉफी ऑफ एब्सर्डिज्म। वो एक व्हीकल, मर्सोल्ट को एज ए व्हीकल वो एक्सप्रेस करता है अपनी एब्सर्डिज्म की फिलोसॉफी को दर्शाने के लिए मर्सोल्ट का यूज करता है वो। मर्सोल्ट डज नॉट सीक मीनिंग और पर्पज इन लाइफ, मर्सोल्ट ना कोई मीनिंग सीख करता और ना ही कोई पर्पज है लाइफ का। ही एक्सेप्ट्स दैट लाइफ इज ए मीनिंगलेस, वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हमारी जो ये ज़िंदगी है बिल्कुल बेतुकी है, बिल्कुल मीनिंगलेस है एंड रैंडम है। आफ्टर बीइंग सेंटेंस टू डेथ, जब उसको डेथ की सज़ा सुना दी जाती है, ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द बिनाइन इनडिफरेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड फाइनली एम्ब्रेसेस द एब्जर्ड। वो इस दुनिया के नॉर्म्स पर, एक्सपेक्टेशन पर इसको एम्ब्रेस करने की बजाय वो एब्जर्डिज्म को क्या करता है, एम्ब्रेस करता है। वो कहता है मेरे लिए तो एब्जर्ड, मैं एब्जर्ड हूँ तो एब्जर्ड ही ठीक हूँ, मैं इस दुनिया की एक्सपेक्टेशन के ऊपर मैं नहीं चलूँगा, जो मुझे जैसा फील हो रहा है मैं वैसा ही करूँगा। मैं अपने आप को बचाने के लिए कोई किसी तरह का झूठ भी नहीं बोलूँगा। इंस्टेड ऑफ फियरिंग डेथ, डेथ से डरने की बजाय मर्सोल्ट लर्न्स टू एक्सेप्ट इट एज ए पार्ट ऑफ लाइफ। मर्सोल्ट ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है कि डेथ जो है हमारी लाइफ का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। दिस एक्सेप्टेंस गिव्स हिम ए सेंस ऑफ पीस एंड इवन जॉय। लास्ट में जाकर के जब उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है, तब उसे पता है कि सामने मौत खड़ी है, उस टाइम पे उसको ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा पीस मिली, शांति मिली, खुश हुआ वो उस टाइम पे अपनी मौत को सामने देखा जब उसने। इन द फाइनल लाइंस में ही फील्स रेडी टू रिलीव, ही फील्स रेडी टू रिलीव लाइफ अगेन। वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी को रिलीव करने के लिए तैयार था। इवन विद ऑल इट्स मीनिंगलेसनेस, इसकी सारी मीनिंगलेसनेस, ये जो बेतुकी लाइफ थी इसके होते हुए भी वो अपनी लाइफ को अगेन रिलीव करने के लिए बिल्कुल रेडी था। उस टाइम उसे बहुत पीस
मिल रहा था, बहुत शांत था और अपने इस टाइम को वो क्या एंजॉय करना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट इज रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, सोसाइटी के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मर्सोल्ट्स डिफरेंसेस मेक हिम एन आउटसाइडर, मर्सोल्ट के जो ये ऐसा बिहेवियर था, डिफरेंट बिहेवियर था, यही बिहेवियर उसको आउटसाइडर बना देता सोसाइटी में। सोसाइटी कैन नॉट एक्सेप्ट हिज लेक ऑफ इमोशन, जो सोसाइटी के लोग थे उसके इस लेक ऑफ इमोशन को बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी सोसाइटी में ये इमोशनलेस बंदा रहे। ही रिफ्यूजल हिज रिफ्यूजल टू लाई, वो झूठ बोलने के लिए बिल्कुल मना कर देता है। एंड हिज रिजेक्शन ऑफ रिलीजन, वो रिलीजन में भरोसा करने के लिए भी बिल्कुल मना कर देता है। ड्यूरिंग द ट्रायल, जब उसके ऊपर ट्रायल चल रही थी, द कोर्ट केयर्स more about his behavior at his mother's funeral than the actual murder। जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा था वहाँ उस टाइम भी लॉयर और जो जज था उसका उनका ज़्यादा वो इंटरेस्ट ले रहे थे वो किस चीज़ में, कि भाई कैसा बंदा है ये जो अपनी माँ की डेथ पर नहीं रोया। एक्चुअल में उसके ऊपर केस किसका लगा था, उन अरब्स को शूट करने का केस चला था, उनको मारने का केस चला था, लेकिन वो टर्न हो गया किस में, उसके मदर के फ्यूनरल पे वो रोया नहीं, उसके इमोशन को लेकर के उसके ऊपर अब केस चलने लग गया था इस चीज़ को छोड़कर, मर्डर को छोड़ करके। दिस शोज दैट मर्सोल्ट इज जज्ड नॉट फॉर व्हाट ही डज, ये दिखाता है कि मर्सोल्ट को जज किया जाता है जो उसने काम किया था उसके लिए नहीं, बल्कि फॉर हु ही इज। उस चीज़ पे केस चल गया कि वो जैसा था, जो इमोशनलेस था, उसके इमोशनलेस पे कब कोर्ट में ट्रायल चलने लग गया, ना कि जो उसने अरब को गोली मारी थी इस चीज़ को छोड़ करके। ए मैन हु वोंट प्ले बाय सोसाइटीज रूल, एक ऐसा आदमी वो बन गया था जो प्ले नहीं करता सोसाइटी के रूल्स के ऊपर, नहीं चलता, वो अपने हिसाब से चलता है, इस बात को लेकर के उसके ऊपर ट्रायल चलने लग जाता है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन क्या है, मर्सोल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स इन मॉडर्न लिटरेचर। मर्सोल्ट जो है वो एक मोस्ट यूनिक कैरेक्टर है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, किसमें, मॉडर्न लिटरेचर में। ही इज़ नॉट क्रूअल और एविल, ना तो वो क्रूअल है ना वो एविल है, बट सिंपली ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार बंदा है। एंड इनडिफरेंट, और वो अलग ही, दुनिया से अलग ही रहता है। इन वर्ल्ड दैट डिमांड्स इमोशनल, ऐसी दुनिया में जो दुनिया उससे चाहती है कि इमोशन दिखाए वो किसी तरह का है। एंड मोरल कन्फर्मिटी, मोरल वैल्यूज़ उसके अंदर होनी चाहिए, सोसाइटी उससे ये चाहती है। लेकिन मर्सोल्ट किसी के रूल पे नहीं चलता, ना किसी सोसाइटी के रूल पे चलता, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से प्रैक्टिकली जीता है। जो मर्सोल्ट के थ्रू जो अल्बर्ट कैमू है, कैमू इनवाइट्स रीडर्स टू क्वेश्चन सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन। कैमू इनवाइट करता है लोगों को क्या करने के लिए, रीडर को ये क्वेश्चन करने के लिए, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के लिए रीडर्स से क्वेश्चन करता है। द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि हमारी लाइफ का रियल मीनिंग क्या है, आप क्या समझते हो, ज़िंदगी क्या है, क्या ज़िंदगी यही है, ज़िंदगी में जन्म लो आप, हैं यहाँ पे आकर के आप अपने जो भी लाइफ में आते हो, पैदा होते हो, फिर बड़े होके आप अपनी पहचान बनाने में जुट जाते हो, ऐसी पहचान जिसका कोई मतलब नहीं होता। एंड द वैल्यू ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की यहाँ पर क्या वैल्यू है, ये क्वेश्चन करता है। एक तरफ तो लोग उससे झूठी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, वो उसे कुछ फील भी नहीं हो रहा, फिर भी धक्के से उसे कुछ फील करवाने की कोशिश करते हैं। वो जो सच बोलता है, सच्चाई के लिए उसे सजा दे दी जाती है कि भाई ये तो बेतुका है, बिल्कुल भी कोई मीनिंग ही नहीं इस चीज़ का। मर्सोल्ट्स जर्नी, मर्सोल्ट की जो पूरी लाइफ की जर्नी है, फ्रॉम इनडिफरेंस टू एक्सेप्टेंस, इनडिफरेंस से लेके एक्सेप्टेंस तक। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट क्या करता है, वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो सोसाइटी के लोग उसको चाहते हैं कि वो दुख मनाए या फिर भगवान में भरोसा करे, इस चीज़ को बिल्कुल मना कर देता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है अपनी मौत को। मेक्स हिम अ पावरफुल सिंबल, यही क्वालिटी है जो उसको क्या बना देती हैं, एक पावरफुल सिंबल बना देती हैं, किसका, एब्जर्ड ह्यूमन कंडीशन में उसको एक पावरफुल सिंबल
के तौर पे पोर्ट्रे किया जाता है, क्योंकि वो अपनी मौत को सामने देखकर भी नहीं घबराता, वो झूठ नहीं बोलता, वो सच्चाई से अपनी फीलिंग्स को लोगों को बताता है। लेकिन वो सोसाइटी के लोग इतने बेवकूफ़ थे, उसकी सच्चाई को कोई वैल्यू नहीं करता, और लास्ट में उसको क्या कर दी जाती है, मौत की सज़ा सुना दी जाती है। तो ये था मर्सोल्ट का कैरेक्टर स्केच कि वो कैसा बंदा था, कितना रियल वन था। लेकिन ये दुनिया जो है ये बेतुकी है, बेतुके लोगों से एक्सेप्ट करती है कुछ ना कुछ जो गलत बात है। मर्सोल्ट के बारे में कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, ये हमने कर ही लिया, दोबारा दोबारा क्या करना है। वो एक तो एक्सट्रीमली ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट ज़्यादा है वो, मतलब सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं जीता। डज नॉट प्रिटेंड फील रिग्रेट बिलीव इन गॉड स्केप डेथ सेंटेंस, अपनी मौत से बचने के लिए वो झूठ भी नहीं बोलता। हिज ऑनेस्टी मेक्स हिम अपीयर कोल्ड एंड इनह्यूमन बट ऑल्सो रिवील्स हिज ऑथेंटिसिटी। वो जो ऑनेस्टी जो है उसकी बिल्कुल कोल्ड और इनह्यूमन लगती है। वैसे तो देखो देखने में तो कि भी वो अब अपनी माँ की डेथ पे भी उसने कोई ग्रीफ कोई सोरो नहीं मनाया, लेकिन फिर भी सच्चा है आदमी है, ऑथेंटिसिटी है उसके अंदर, कोई झूठ नहीं बोलता, नहीं फील हुआ तो नहीं हुआ। इसके अंदर हमें एब्सर्डिज्म का सिंबल देखने को मिलता है। एब्सर्डिज्म तुम्हें पता ही होगा क्या है, अभी बताया तुम्हें। मिसअंडरस्टूड एंड रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, उसको हमेशा गलत समझा जाता है और सोसाइटी उसको रिजेक्ट कर देती है, उसको आउटसाइडर माना जाता है। उसके कैरेक्टर में डेवलपमेंट होती है। बिगिन एज ए इनडिफरेंट एंड पैसिव, वो बिल्कुल शुरू से ही इनडिफरेंट था और पैसिव रहता है, कोई कुछ भी बोल दे, किसी की भी बात नहीं मानता। एंड्स विद डीपर अंडरस्टैंडिंग, इसकी एंडिंग कैसे होती है कि हम डीपली उसको अंडरस्टैंड, उसके कैरेक्टर के बारे में समझने के लिए ध्यान लगाते हैं। एंड पीसफुल एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ डेथ, वो बड़े पीसफुली अपनी लाइफ की जो डेथ है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और आगे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यही चीज़ें दोबारा दोबारा हैं। ये है इसके द आउटसाइडर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट तो है ही। आपका एग्ज़ाम है कब, 2 तारीख को, JJU यूनिवर्सिटी का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर 1914 टू 2000 में आता है ये एल्बर्ट कैमू का एब्सर्डिस्ट नॉवेल, जिसका दूसरा नाम क्या था, द आउटसाइडर, द स्ट्रेंजर। आउटसाइडर तो इसी नॉवेल का नाम है, द स्ट्रेंजर अदर नेम है इसका। तो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं 3-4 में से एक क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में ज़रूर बन जाएगा। इसको रीड कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार समझने में तो ये थोड़ा सा है टफ नॉवेल, लेकिन ध्यान से तुम इसको 2 बार सुनोगे इस वीडियो को तो बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय। अच्छे से इसको पढ़ के जाना, पेपर बढ़िया करना। टाटा बाय बाय।